आज के शो में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील वजीर आला सेक्रेटेरिएट से मंजूर नजर एहलकारों को महफूज रास्ता देकर तब्दील कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने जाते जाते 1,30,000 असातिज़ा को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी। सूबे को अरबों रुपए का मकरूज करने वालों का क्या एहतसाब होगा? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील होने के बाद बहुत से अहम सवालात हैं। सब में अहम सवाल तो ये है कि अरबों रुपए का जो तरह सूबे को मकरूज किया गया, क्या उन लोगों का एहतसाब होगा जिस तरह गवर्नेंस की गई, क्या एहतसाब होगा या नहीं होगा, या वो आराम से निकल जाएंगे? महमूद खान साहब ने जब असेंबली तोड़ी उसके बाद उन्होंने जो अहम बयान दिया, उन्होंने उसमें एक उम्मीद का इजहार ये किया कि वो अब दोबारा वज़ीर आला मुंतखब होंगे। जाते जाते वो क्या अहम फैसले करके गए, इस पर आने से कबल महमूद खान साहब जाते हुए क्या कहते हुए गए और क्या उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, किस तरह से ये साइन किया समरी पे और अपने विजन की बात की, ये आपको जरा सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। जो खान साहब का विजन था और जो उसका हुक्म था, उसके मुताबिक 4.25 साल तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में हमने हुकूमत की और जो हमसे हो सका हमने अपने लोगों के लिए किया। बाकी इंशाअल्लाह अब जो समरी मैंने साइन किए, ये समरी डिज़ॉल्व हो जाएगी और 9वें दिन के अंदर अंदर इलेक्शन में हम जाएंगे। तो इंशाअल्लाह दोबारा 2/3 अक्सरियत से जीत के वापस अकेले खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे और ये हुकूमत अपने परफॉर्मेंस के बलबूते बनाएंगे। हमने परफॉर्मेंस दिए, जो लोगों के साथ वादे किए थे उस पर हम बिल्कुल डटे रहे और हमने जो हमने कोशिश की अपने अवाम के लिए, अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाब कराया। जाते जाते भी महमूद खान साहब कुछ अहम फैसले करते गए। काबीना का आखिरी इजलास हुआ, एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसके अंदर कुछ अहम अफसरान के तकर्रुर और तबादले हुए, तैनातियां हुई, कुछ ट्रांसफर्स हुए। ये कौन से अफसरान थे? कहा गया कि ये कोई मंजूर नजर अफसरान थे जिनको बचाया गया है। किससे बचाया गया इस बारे में हमें कुछ नहीं पता चल सका, लेकिन यहाँ पर एंटी करप्शन के हवाले से भी इस महकमे में भी कुछ अहम तबादले हुए। यानी क्या करप्शन को छुपाने के लिए एंटी करप्शन के महकमे में जाते जाते कुछ अहम तब्दीलियां कर दी गई? बड़े अहम सवालात हैं जो हम प्रोग्राम में उठाएंगे, लेकिन आपको पहले ये बताएं कि तकर्रुर तबादले हुए क्या हैं। कुछ डिटेल्स जो सामने इस नोटिफिकेशन के जरिए आई, जो सेक्रेटरीट में तैनात जो कुछ एहलकार थे, जैसे मिसाल के तौर पे ग्रेड 20 के एक स्पेशल सेक्रेटरी आदिल सईद को डीजी एसडीयू महकमा पीएनडी तैनात कर दिया गया। वज़ीर सेक्रेटरीट में ग्रेड 18 के एडिशनल सेक्रेटरी अदनान खान को वज़ीर आला का PSO 1 और वज़ीर आला सेक्रेटरीट में ग्रेड 17 के सेक्शन ऑफिसर इमरान अनवर को PSO 2 वज़ीर आला और वज़ीर आला सेक्रेटरीट में ग्रेड 18 के PSO 1 जो वज़ीर आला हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया। जनाब शाहिद खान साहब को डिप्टी कमिश्नर मालाकंड तैनात कर दिया गया वज़ीर आला सेक्रेटरीट में। इसके अलावा जो इम्तियाज़ अहमद साहब हैं उनकी खिदमत महकमा PND के सुपुर्द कर दी गई। इसी तरह से जो अहम तैनातियां हुई, ग्रेड 19 के डायरेक्टर जनरल SDU महकमा PND सुहेल खान साहब उनको तब्दील किया गया। ग्रेड 18 के डायरेक्टर एंटी करप्शन जो अहम तैनाती एंटी करप्शन में हुई अमजद अली साहब को उनको इस पर जो है तब्दील कर दिया गया। इसी तरह ग्रेड 18 के डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत असगर अली को एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई और ग्रेड 18 की डिप्टी कमिश्नर मालाकंड मोहम्मद आरिफ को डायरेक्टर एंटी करप्शन तैनात जो है कर दिया गया और ग्रेड 18 के डिप्टी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक फरहान खान को रेस्टार्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज तैनात कर दिया गया। तो ये कुछ अहम तकरीर तबादले वज़ीर सेक्रेटरीट में हुए और ये जाते जाते फैसले हुए नाज़रीन, ये जाते जाते अहम फैसले हुए। ग्रेड 20, 19, 18 एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, कुछ तजिया निगारों से जो हमारी वहां बात हुई उन्होंने बताया सहाफियों ने कि ये मंजूर नजर अफसरान थे इनके, और कुछ ने कहा जी कि ये करप्शन से बचने यानी एंटी करप्शन से बचने के लिए ये अहम तकर्रुर तबादले इसलिए हुए हैं कि करप्शन के हवाले से कोई सवाल ना पूछ सके, कोई पूछ ना सके, उन अफसरान को वहां से हटा दिया गया और दूसरे अफसरान तैनात कर दिए गए। कुछ अफसरान को छुपाने की कोशिश भी हुई है। इनायतुल्लाह खान साहब साबिक सूबाई वजीर प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा भी हैं और अवामी नेशनल पार्टी के सलाहुद्दीन ऐसा सीनियर रहनुमा साथ मौजूद है। इनायतुल्लाह साहब आप फरमाइएगा, ये तकर्रुरिया तबादले आपकी समझ में आते हैं कि ये एक दिन पहले ये तकर्रुरिया तबादले हुए, क्यों हुए, आखिरकार क्या वजह थी इनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जाते जाते PTI की हुकूमत ने तबादले और तकर्रुरिया भी की है, कैबिनेट के अंदर कैबिनेट से बड़े अहम डिसीजंस भी करवाए हैं जी। और ये डिपेंड करता है कि आने वाले जो सेटअप है, केयर टेकर सेटअप है, वो उसको किस नजर से देखती है।
मैं समझता हूँ हमेशा से केयर टेकर सेटअप जो है वो जो हुकूमत होती है उनकी तकर्री तबादलों को रिवर्स करती है। केयर टेकर सेटअप को अपने नया अपनी तकर्रियाँ करनी होंगी। डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, ये पूरी जो हायरार्की है वो तब्दील करनी पड़ेगी। इस वक्त जिलों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी मैं सबको तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि इनके जो मंजूरी नजर अफराद है उनको बैठाया हुआ है। आपने जिन लोगों का नाम लिया हुआ है ये तो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अफसरान थी, इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, कमिश्नर, डीजीज वगैरह की तब्दीलियां हुई हैं। ये कोई 4-5 रोज पहले इससे पहले भी तकर्रियां हुई हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। मैं समझता हूं ये नहीं, एक दिन पहले करने का मकसद क्या है? क्योंकि इनका कोई फंक्शन तो आगे हो नहीं सकता। क्या ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हुई है? क्या ये इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हुई है? क्यों हुई है, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि ये इनकी गलतफहमी है कि सरकारी अफसरान इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। आज मैं जब सेक्रेटेरिएट गया, कल सेक्रेटेरिएट गया था, तो अफसरान का मूड बिल्कुल चेंज था। वो अफसरान तो 2 दिन पहले इनके बजाय इनके हवाले से बात नहीं करते थे, वो आज खुल के डिस्कशंस कर रहे थे। इनकी कारकर्दगी अंडर डिस्कशन थी और इनकी जो गलतियां थी वो अंडर डिस्कशन थी, उनकी जो करप्शन के किस्से थे वो अंडर डिस्कशन थी। तो मैं समझता हूं सरकारी मुलाजिमीन किसी के मुलाजिम नहीं होता है, इनकी गलतफहमी है। ये स्टेट के मुलाजिम होते हैं और आप अगर उनको आखिरी दिन नवाजने की कोशिश करते हैं तब वो जो अगली हुकूमत आएगी, जो केयरटेकर सेटअप आएगी, जो रियासत होगी उसके साथ खड़ी होगी, वो आपकी गलतियों को नहीं छुप पाएगी, उस पर कवर अप नहीं देगी। ये इनकी गलतफहमी है। अच्छा सलाउद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं एक दिन पहले ये तैनातियां करना, ये तकर्रुर तबादले करना, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के एंटी करप्शन डायरेक्टर को चेंज करना, दूसरे को लगा देना, मालाकंड के डिप्टी कमिश्नर को वहां लगा दिया, इधर से उधर सेक्रेटेरिएट के अंदर तबादले तकर्रुर हुए, ये सलाउद्दीन साहब क्यों हुए आखिरकार? क्या वजह एक दिन पहले करने की? ये इनका फेवर हासिल करने की कोशिश है या अपने गुनाह छुपाने की कोशिश है? क्या है ये मामला है सलाउद्दीन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, दोनों है, एक बात नहीं है, दोनों है इसमें। और जिस तरह के मेरे कॉलीग ने कहा तो ये मैं वो उनकी बातों को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है। बाज़ मंजूरी नज़र लोगों को भी इन्होंने इधर उधर कर दिया, इनको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं जो बराबर साबित नहीं होंगे, इसलिए कि जब केयर टेकर सेटअप आएगी तो वो अपने हिसाब से पोस्टिंग्स और ट्रांसफर करेगी। इन्होंने जो करना था, इन्होंने जो कुछ छुपाना था या किसी को कोई ब्लू आई लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको फेवर करने के लिए, लेकिन ये बस इनकी खाम ख्याली है। इन्होंने कर तो दी लेकिन खाम ख्याली मैं समझता हूँ इनकी। और जाते जाते इन्होंने कुछ अहम अपग्रेडेशन भी किए हैं, जैसे जो टीचर्स हैं उनकी पोस्टों में उन्होंने काफ़ी अहम जो है तैनातियों में किए हैं, उनको अपग्रेड किया है। मैं बढ़ भी देता हूं नाज़रीन आपके सामने जो एक अहम फैसला काबीना ने किया है, जो कल फैसले हुए हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसे असातिज़ा हैं जो भर्ती थे, उनकी यानी डबल फिर शिफ्ट का इजरा हुआ है, कुछ को प्रमोशन हुई हैं। तकरीबन ये तादाद जो बनती है वो 1,30,000 बनती है। जो अहम फैसले हुए इजलास में अगर हम दिखा भी सकें, 1,30,000 असातिज़ा को अगले ग्रेड में तकर्री देने की मंजूरी दी गई है। इसका इतलाक जो है 1 जुलाई से होगा। पीएचडी असातिज़ा की ग्रेड 14, सीटी टीचर्स ग्रेड 16, इसके अलावा एसएसटी की ग्रेड 17 में अपग्रेडेशन होगी। वकार नुस्मा कमीशन तरमीम बिल पेशावर प्रेस क्लब के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर, स्वाद प्रेस क्लब के लिए 2 करोड़, नौशेरा प्रेस क्लब के लिए 50 लाख। काबीना ने उम्मीद स्पेशल एजुकेशन स्कूल के लिए 5 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दी। 20 हसास अजला में गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग के लिए 180 मिलियन रुपए जमनी बजट की फराहमी की मंजूरी दी। शाहराहों की तामीर के लिए पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी के लिए, ये फिगर पढ़ के मैं भी इस वक्त चौंक गया था, 19,414 मिलियन रुपीस के सालाना बजट की मंजूरी दी गई है। सलाउद्दीन साहब, ये जाते जाते ये अरबों करोड़ रुपए के जो फंड्स मंजूर हुए हैं, प्रमोशंस मंजूर हुई हैं, ये तनख्वाहें इनकी कौन देगा? और ये जुलाई 23 से इतलाक होगा। ये क्या लैंडमाइन बिछा के गए? ये क्या है सलाउद्दीन साहब? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं भी यही कहने वाला था। ये असल में देखें, ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये जो इकोनॉमिक हालात हैं, ये अगर मुल्क और कौम के वफादार होते तो ये कभी इस तरह ना करते, क्योंकि जब इनका टाइम था तो इनको ये करना चाहिए था। ये जुलाई में भी कर सकते थे, लेकिन अगर ये करना चाहते, लेकिन आने वाली हुकूमतों के लिए, केयर टेकर सेटअप के लिए और आने वाली हुकूमत के लिए
ये तो दावे तो कर रहे हैं कि ये फिर से 2/3 मेजॉरिटी, जो कभी होगा नहीं इंशाल्लाह, ये आ भी नहीं सकते। लेकिन अभी बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये लैंड माइंस बिछा कर जा रहे थे, इन्होंने यही कुछ कर सकते, उनसे यही तवक्को हम तो कर रहे थे, लेकिन बाज लोग इस पे कान नहीं धर रहे थे या हमारी इन शिकायत को सुन नहीं रहे थे। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया, हर कोई यही समझता है कि इन्होंने आने वाली हुकूमतों के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए और कौम के लिए ये मुसीबतें बनाना चाहते थे, और इन्होंने यही किया। कौम की इन्होंने खिदमत नहीं की, अपने फेवर के लिए असातिज़ा को प्रमोट किया। लेकिन ये है कि मुल्क के इकोनॉमिक हालात आजकल क्या है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आप अभी इनायतुल्लाह साहब आप ये कह रहे थे कि इनायतुल्लाह साहब आपके फरमा रहे थे कि ये फैसले रिवर्स हो जाते हैं आगे जाकर, तो आपको लगता है ये फैसला भी रिवर्स होगा, या इसका जो बर्डन आएगा वो कब आएगा, किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, किस पर आएगा, और ये क्यों किए ये फैसले आखिरी दिन जाते जाते कि इतनी ग्रांट्स, इतनी सड़कों के बजट और असातिज़ा की अपग्रेडेशन जो रोक के रखे हुए थे, ये फैसले क्यों रोके हुए थे इनायतुल्लाह साहब? मेरा ख्याल है कि आज सेक्रेटेरिएट के अंदर में जब अफसरान से डिस्कशन हो, इन्होंने जाते जाते सरकारी मुलाजिमीन असातिज़ा को अपग्रेड किया है। वैसे असातिज़ा को अपग्रेड करना, उनको सर्विस स्ट्रक्चर देना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने आखिरी वक्त की, और आपको पता भी था कि इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, लेकिन आपने अगली हुकूमत के लिए एक मसला क्रिएट कर दिया। और इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग आपने असातिज़ा को, सरकारी मुलाजिमीन को एक लॉलीपॉप दे दिया। मेरा अंदाजा ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो सकता है कि अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर वो इस फैसले को रिटेन रखे, लेकिन अगर केयरटेकर सेटअप होगी तो उसको कंटिन्यू नहीं रखेगी, क्योंकि आज लोग बता रहे थे कि इसकी जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है कि 8 अरब सालाना इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है। मेरा ख्याल है कि इस पे थॉटफुली डिस्कशंस होनी चाहिए थी, और हुकूमत अगर ये करना चाहती थी तो इनको जो आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर है उसी के अंदर ये मसला ये करना चाहिए था। अब ये असातिज़ा बेचारे जो है, इनको बज़ाहिर तो अपग्रेड किया गया है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कहते हैं कि अगले माली साल से होगी, मतलब 30 जून तक होगी या 1 जुलाई से होगी। मेरा ख्याल है कि ये एक किस्म का लॉलीपॉप है। अच्छा, 8 अरब की आप कह रहे हैं इसकी इम्प्लीकेशन होगी। अगर ऐसा साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मैं आऊंगा इसके बाद, और आपके नाज़रीन हम डेट बुलेटिन रखेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, आपको बताएंगे ईयर वाइज एनुअली 2013 से कितना कर्जों में इजाफा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो बताता हुआ है, ये फिगर सही है गलत है, डेट टू जीडीपी या डेट टू बजट परसेंटेज क्या है, ये भी गवर्नेंस का अहाता करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं। जाते जाते खैर पख्तूनख्वा असेंबली के अहम फैसले करते हुए गई, हुकूमत उनकी क्या फैसले करते हुए गई, वहाँ की काबीना के अजलास में क्या अहम फैसले हुए, किन अफसरान की तैनातियां तकर्रुर हो गए, जाते जाते क्यों हो गए, ये बड़े अहम सवालात हैं जो प्रोग्राम में उठा रहे हैं। आपको बताते चले हैं रिकॉर्ड के मुताबिक महमूद खान साहब सिर्फ 9 बार असेंबली आए इस पूरे 4.5 साल के अरसे के दौरान, और इस 9 बार में भी एक बार तो वो था जब वो हल्फबर्दारी के लिए आए, और 4 बार वो था जब बजट सेशन था। तो आप समझ सकते हैं कि असेंबली को कितनी इज्जत दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला साहब की तरफ से। असेंबली में उनका आना जाना बिल्कुल, इसे कहा जाए कि बिल्कुल पाए ही नहीं जाते थे। अगर हम डेट बुलेटिन खैर पख्तूनख्वा का देखेंगे, क्योंकि कल से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ फिगर्स ज़ेरे गर्दिश हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता है कि खैर पख्तूनख्वा के कर्जे कितने थे और कितने बड़े, वो आपके सामने रखते हैं। इस ड्राफ्ट के मुताबिक जो डेट है साल 2013 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी वहां पर, तो ये 123 अरब रुपए था। जो इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो क्लेम करता है कि उस पर डेट टू बजट परसेंटेज 36% था। उसके बाद इसमें उस वक्त कमी हुई साल 2018 यानी 17-18 माली साल तक, और फिर 2018 में ये बढ़कर 160 अरब हुआ, फिर 2019 में 193 अरब रुपए, 2020 में 224, 2021 माली साल 2021-22 में ये 294 अरब रुपए हुआ, और
फाइनली जो माली साल आखिरी रहा इसमें ये तकरीबन 360 अरब रुपए तक पहुंचा। जो ऑफिशियल परसेंटेज ये कहते हैं कि डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 27% हुआ, यानी 36% से कम होकर 27% हो गया। इनायतुल्लाह साहब, आप माली मामलात और उमूर को बेहतर समझते हैं, क्योंकि एक फिगर 859 बिलियन की आती है, एक ये 359 बिलियन है जो ऑफिशियली गवर्नमेंट कह रही है, और फिर ये गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमने कर्जे की जो शरह है एज परसेंटेज ऑफ बजट कम की है। क्या ये दुरुस्त है ये क्लेम? देखिए, इस परसेंटेज ऑफ बजट कम भी नहीं हुआ है, और सबसे कम जो फॉरेन जो कर्जा था वो एमएमए के हुकूमत के खाते में पे था, वो 8 अरब रुपए था। इस वक्त जो अच्छा, इनायतुल्लाह साहब की आवाज, इनायतुल्लाह साहब आपसे हम राब्ता दोबारा हमें करना पड़ेगा और जो जी आपकी आवाज कट के आ रही है अनफॉर्चुनेटली। 800 अरब से 2000 सर मैं अगर ये बड़ी अहम बात है जो आप दे रहे हैं, लेकिन मालूमात दे रहे हैं लेकिन आपकी आवाज कट कर आ रही है। प्लीज इनायतुल्लाह साहब को अगर हम राब्ता दोबारा कर लेते हैं इन द मीनवाइल, ताकि हम रिकनेक्ट कर लेते हैं ताकि उनकी आवाज सही आए। सलाउद्दीन साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो कर्जों के हवाले से इनका क्लेम है कि इन्होंने कर्जों के अंदर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कमी, एज परसेंटेज ऑफ जो बजट है वो कमी की है, और मजमूई कर्जों का जो कुल हजम बताया है वो 360 अरब रुपए बताया है। क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि जो क्लेम्स ऑपोजिशन करती रही है वो तो 800 अरब से ज्यादा के हैं। सलाउद्दीन साहब जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये तो ये बता रहे हैं ना गवर्नमेंट, अभी जो करंट थी ये बता रहे हैं, लेकिन अब कल से सोशल मीडिया पे भी और पहले ही से ये गर्दिश में ये बातें आ रही थी, ये गर्दिश में थी कि ओवर 900 बिलियन ये इनके कर्जे हैं। और ये जब अभी तो पता चलेगा, अब जब ये चले गए हैं और ये नया सेटअप आएगा तो उससे इनकी रियल फिगर सामने आएगी कि ओरिजिनल कितने थे इनके कर्जे। ऑब्वियसली बड़े हैं और बेहद बड़े हैं। अब बीआरटी की मिसाल ले लें, बिलियन ट्री सुनामी की मिसाल ले लें, वो कौन सी प्रोडक्टिव है कि उनसे इन्होंने कर्जे कम कर लिए होंगे। ऑब्वियसली कर्जे बड़े हैं और ऐसी चीजों पे बड़े हैं कि वो जी सलाउद्दीन साहब से भी राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, तो अगर कोशिश करते हैं इनसे राब्ता बहाल कर सके। डेट बुलेटिन जो जारी हुआ खैर पख्तूनख्वा की तरफ से उसके सामने फिगर्स हम रख रहे हैं, जितनी देर में उनसे राब्ता बहाल होता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपके सामने फिर रखते हैं। 2007-8 में जो गवर्नमेंट ऑफिशियली खैर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट क्लेम करती है जो मजमूई कर्जे थे वो 85 अरब रुपए थे। एज परसेंटेज ऑफ बजट वो कहते हैं वो 74% थे, 74% थे वो। फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इस ड्राफ्ट को देखें, इस कर्जे के अंदर साल 2013 में हमने देखा कि ये 2013 में जब हुकूमत आई इनकी तो इन्होंने 123 अरब थे, और अब जो 2022 में हुकूमत जा रही है तो ये मजमूई कर्जे बढ़कर 360 अरब हो चुके हैं। एज परसेंटेज ऑफ बजट इनका हजम 27% बनता है। ये आपके सामने रख रहे हैं फिगर्स। हम कोशिश करते हैं कि अगर राब्ता बहाल हो जाए। सलाउद्दीन साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद है। सलाउद्दीन साहब ये फरमाइएगा कि आप बता रहे थे कि ये क्लेम गलत है हुकूमत का। सलाउद्दीन साहब बिल्कुल जी 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 बिल्कुल ये गलत है। ये पिछले साल अब ये जो बजट पेश हो रहा था तो ये तो जो 360 अरब की आप बात कर रहे हैं तो ये तो उस वक्त इन्होंने खुद भी क्लेम नहीं किया था, तो आज ये इस तरह कैसे हो गए। फिर जैसा कि मैंने कहा कि अब इस आने वाले साल से 2024 में अभी उसकी बीआरटी की हमने इनकी अक्सात भी देनी है और वो डॉलर में देनी है। अब डॉलर कहां पे पहुंच गया है, तो कर्जे बड़े हैं, बेहद बड़े हैं, और वो ऐसी चीजों पे लगे हैं कि वो नालियों पे लगे हैं, वो नॉन प्रोडक्टिव चीजों पे लगे हैं, उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, उससे कोई टैक्स नेट नहीं बढ़ा। बजट का नाम तो खुददार बजट था, जो बजट डॉक्यूमेंट था सलाउद्दीन साहब उसका नाम तो खुददार बजट था। कर्जे 360 अरब पे पहुंच गए, तो ये कौन सी खुददारी थी कि कर्जे लिए जा रहे थे। और उसमें बहुत से ज्यादातर कर्जे तो आलमी इदारों से, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से लिए गए, एडीबी, आईडीबी, मुख्तलिफ इदारों से, वर्ल्ड बैंक वगैरह से। बिल्कुल जी, देखिए मैं तो अक्सर कहता हूं जब भी बात होती है, मैं तो कहता हूं कि जब ये कोई भी बात कर लेते हैं तो हम उनकी उलट सोच लेते हैं, इसलिए कि ये तो बात करते ऐसा नहीं होगा तो हम समझते हैं कि नहीं अभी ऐसा होगा। इन्होंने ऐसी कौन सी बात है जो इन्होंने की हो और वो पूरी की हो,
या इन्होंने कोई बात की हो कि ये ठीक है और वो ठीक साबित हुई हो। अब देखिए इन्होंने वो 1 करोड़ नौकरियों की बात की, आखिर में वो मुर्गी और अंडों तक पहुंची। फिर 50 लाख घरों की बात की, आखिर में बिछड़े और टट्टों पे इनका इख्तिताम हुआ। तो अब देखिए ये तो जो भी कहते हैं ये तो यू टर्न है, इनको तो यू टर्न नाम आप सहाफी हजरात ने भी दिया हुआ है। हर कोई ये तो बात करते हैं, इनको तो पता नहीं होता, इनकी कोई रियल फिगर दे ही नहीं सकते, इनकी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है। अब देखें कोई ठीक ठाक एक गवर्नमेंट 2/3 मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट वो ठीक जा रही है, ठीक है या गलत है, लेकिन जा रही है, और फिर ये खुद ही अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो ये कोई अक्लमंद लोग करते हैं? तो अब ये बाकी आप खुद समझदार हैं। एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद आते हैं। इनायतुल्लाह साहब से भी जवाब देंगे कि ये 359 बिलियन की जो फिगर है ये दुरुस्त है या नहीं है, मबनी है या नहीं है, गवर्नेंस का हाथा, और फिर क्या ये जो सूबों को मकरूज किया गया, बदतरीन तरीके से मकरूज किया गया, क्या इसका कोई एहतसाब होगा, कोई सवाल पूछा जाएगा? कौन पूछेगा, कौन ये सवाल पूछेगा? कोई इदारा सवाल पूछेगा आखिरकार कि क्यों इतना मकरूज किया गया सूबे को, और जो उसकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो सामने आ रही हैं आगे, उस पर क्या कोई हिसाब किताब होगा? इस सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन फिगर्स स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रख रहे हैं। 10 साल कारकर्दगी खैर पख्तूनख्वा हुकूमत की, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब ने इस असेंबली और इसके जो समरी थी इस पर दस्तखत में ज़्यादा देर नहीं लगाई, ताखीर बिल्कुल भी नहीं हुई, और फ़ौरन ये काम कर दिया। वो जब मीडिया पर आए तो बड़े अच्छे मूड में थे, वो मजाक भी कर रहे थे। उन्होंने किस तरह इस पूरी हुकूमत और जो अपना पूरा पेश किया था, क्या बयान था उनका, सर ये देखें। वकला पर, डॉक्टरों पर और इससे यतीम बच्चों पर ये चीजें बंद नहीं करता हूँ। आज आप मेरे साथ जाए, काफी बच्चों ने कहा आज बच्चे ने कहा कि मेरे वालिद ने टिक टिक टिक, ये मैं हैरान रह गया। तो मतलब ये है कि ये अब जाएंगे तो फिर यही वालिद को कहेंगे कि भाई टक टक टक। और साथ साथ नाज़रीन आपके सामने हम रख रहे थे कि तारीखी तौर पर कर्जे कितने रहे सूबे के और कितना इजाफा कर्जों में हुआ, जो ऑफिशियल फाइनेंस डिपार्टमेंट के नंबर्स हैं वो भी आपके सामने रखे हैं। इनायतुल्लाह साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि उस वक्त आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी, ये 359 की फिगर दुरुस्त है या नहीं है? ये 36% उन्होंने कहा कि हमारा जो डेट टू बजट था उसको कम करके हमने 27% कर दिया। आप खुद माली उमूर से वाबस्ता भी रहे, ये मुझे बताएं, ये दुरुस्त है फिगर? नहीं, ये फिगर दुरुस्त नहीं है, और आप डेट बुलेटिन को पढ़े तो डेट बुलेटिन के अंदर भी ये नहीं है। डेट बुलेटिन 6 या जो फिगर दिया हुआ है ये तो आपका, फिर इसके ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली 30 जून 2022 का डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक पाइपलाइन वाले हैं, वो 371 बिलियन है, एक ये है। लेकिन मेरे मालूमात के मुताबिक ये फिगर 1000 अरब तक होगा अगले साल 2023 का जब बजट पेश होगा, और अगर ये डेट बुलेटिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट कंटिन्यू करेगी तो ये 1000 अरब तक जाने का वो है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो एक ये आपने जो दिया है 359 का ये है, एक 371 है, 371 इन पाइपलाइन, डेट एंड पाइपलाइन है। तो इसे ये कुल मिला के कोई 700-800 अरब तो इनके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी बनता है, और दरमियाने साल फिर मजीद कर्जे लिए गए हैं। तो इसलिए जो मेरी इंफॉर्मेशन है और जो क्लियर पोजीशन आएगी तो वो 30 जून 2023 में जो बजट पेश होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो नया डेट बुलेटिन शाया करेगी तो इस पे एग्जैक्ट और करेक्ट पोजीशन आ जाएगी। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं इनायतुल्लाह साहब, ये प्रैक्टिस रही है कि पाइपलाइन वाले लोन्स को इन्होंने शो नहीं किया इसमें, या इन्होंने आगे लिख दिया नोट्स में, या और जो एक्चुअल इन्होंने हासिल किए लोगों को लिख दिए, और ये तो फिर अगर गुमराह करने की कोशिश नहीं है लोगों को अगर इस तरह हुआ है तो? नहीं, पाइपलाइन वाले इन्होंने शो किया है कि 371 बिलियन जो है इन पाइपलाइन है ये, लेकिन इनमें ऐड नहीं किया हुआ आउटस्टैंडिंग डेट में, आउटस्टैंडिंग डेट में नहीं रखा हुआ उनको, आउटस्टैंडिंग में नहीं रखा हुआ, इनके डॉक्यूमेंट के अंदर 371 बिलियन पाइपलाइन में मौजूद है। लेकिन आगे जो सर ये आगे जो कोर्ट ये कर रहे हैं मीडिया पे और जो नैरेटिव बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे कर्जे 130 से बढ़कर
360 हुए तो ऐसा कोई इजाफा नहीं हुआ कर्जों में। ये जो नैरेटिव बन रहा है वो इस 360 की फिगर के ऊपर बन रहा है जो आप trending नहीं देख रहे हैं। नहीं ये झूठ है। नहीं इनको बात, ये डेट बुलेटिन जो पिछले साल इन्होंने जारी किया था, इस पे जब रिएक्शन आया जी। और पिछले साल उन्होंने काफी फेयर तरीके से जारी किया था। ये पिछले साल मीन के ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने डेट बुलेटिन जारी किया था। तो इस पे इनके अंदर से भी ये तनकीद हुई थी कि आप क्यों इतनी क्लैरिटी के साथ चीजों को रखते हैं। तो इस टाइम इन्होंने फिगर जो है वो थोड़े टेम्पर किए हैं। इस साल इनका डेट बुलेटिन दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो फिगर आप दिखा रहे हैं वो नहीं है। इन पाइपलाइन और जो पुरानी है, इन सबको मिला के ये 700-800 अरब तक बन जाते हैं। अब दरमियानी साल जो कर्जे लिए गए हैं, मेरे इल्म के मुताबिक ये 1000 बिलियन तक पहुंच गए। और ये जो फिगर 1000 अरब हजार अरब की जो फिगर आएगी, ये फिर आप कह रहे हैं कि 2023 यानी माली साल 2023 का जब बजट जो भी हुकूमत होगी इलेक्टेड पेश करेगी तो बताएगी कि ये 1000 अरब तक पहुंच गए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही इनायतुल्लाह साहब की, हम कोशिश करेंगे। इनायतुल्लाह साहब को मेरी आवाज आ रही है? नहीं जी, मेरे ख्याल से उनका राब्ता फिर मुनक़ता हो गया। हमें कोशिश करते हैं दोबारा उनसे राब्ता करें। मैं सलाउद्दीन साहब, ये तो फिर फिगर मैनूवरिंग हो गई है। ये तो कहते थे इसाक डार साहब ये काम करते हैं, नून लीग ये काम करती है, फिगर फजिंग होती है, ये होती है। इन्होंने 371 अरब रुपए पाइपलाइन वाले लोन में दिखाए नहीं आउटस्टैंडिंग में, 360 अरब जारी करके और ये बयानिया बना रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का। जी जी बिल्कुल, ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि ये तो कुछ भी, ये इनका मतलब इनकी कौन सी बात को हम वो मेंशन करे कि ये इन्होंने ठीक कहा है, ये छुपाने की भी कोशिश है। और लेकिन ये है कि ये बातें आजकल छुपती तो नहीं है ना, तो लेकिन इन्होंने कोशिश की छुपाने की, इनको गलत फिगर देने की। लेकिन ये आपने पिछले चंद दिनों से देखा होगा कि 900+ बिलियन ये पहले ही से है, और ये मुख्तलिफ तरीकों से इसको इधर उधर और टेम्परिंग के जरिए अच्छा, अगर सवाल से याद दें, इनायतुल्लाह साहब दोबारा साथ है। मैं अगर उनकी बात कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। इनायतुल्लाह साहब जी, आप फरमा रहे थे कि ये 1000 अरब हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक इनायतुल्लाह साहब, और ये आप कहते हैं कि बाय द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारे सामने आ जाएगा कि इन्होंने कर्जे 1000 अरब तक पहुंचा दिए हैं। तो ये कर्जे इस्तेमाल किधर हुए हैं? क्योंकि अभी सलाउद्दीन साहब कह रहे थे ये ज्यादातर नॉन प्रोडक्टिव यूजेस हुई हैं इसकी, कोई प्रोडक्टिव यूज भी नहीं हुआ कि चलो इससे आपके कोई रियल सेक्टर में ग्रोथ हुई हो, कुछ फायदा हुआ इस कर्जों का। इनायतुल्लाह साहब देखिए इस सूबे के अंदर अगर आप किसी सेक्टर के लिए कर्जा लेते हैं तो मैं उसको इनकरेज करूंगा। वो हाइडल पावर जनरेशन है। इस सूबे के अंदर हाइडल पावर जनरेशन का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, और इसका पे बैक जो है वो बड़ा क्विक है। वो क्विकली अपना कर्जा जो है वो वापस कर सकता है। इन्होंने मेनली जो कर्जे लिए है वो BRT के लिए कर्जा लिया है। इन्होंने सिटीज का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है जिसमें ये जो गली नालियां हैं, कूचे हैं, और ये जो छोटे छोटे काम है, सैनिटेशन के काम है, जो कि लोकल गवर्नमेंट के काम है, ये वो करेंगे। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने कर्जे लिए हुए हैं जिसका कोई पे बैक जो है, आपको पता है हमारे यहाँ टोल का जो सिस्टम है वो कमजोर है और उसका पे बैक नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कर्जे इन्होंने जिस तरह सलाउद्दीन साहब ने कहा है उन सेक्टर्स के लिए नहीं लिए जिनके लिए कर्जे लेने चाहिए थे। कर्जा अगर आप हेल्थ के लिए लेते हैं, एजुकेशन के लिए लेते हैं, हाइडल पावर जनरेशन के लिए लेते हैं, या किसी ऐसे और सेक्टर एग्रीकल्चर के लिए लेते हैं कि जिसके नतीजे में आपकी ग्रोथ में इजाफा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में कर्जा लेना मुनासिब होता है। लेकिन जब आप अपने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगते हैं, बड़े ब्रिजेस बनाने के लिए लगाते हैं, कर्जा लेते हैं, तो इसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं है। आजकल देखिए दुनिया के अंदर बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मोड वाला सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सामने आ रहा है। सही। और इन्होंने जो जिस आपको मैं एक सेक्टर का बता दूं, ये जो हाइडल पावर जनरेशन है इसमें 80 मेगावाट का इजाफा सूबाई लेवल पे ये MMA के दौर में किया गया था। आप अगर फिगर देखेंगे तो ये फिगर 150 तक नहीं पहुंच सके हैं। यानी इनके 10 साल हुकूमत के दौरान जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे ANP के दौर से जो शुरू हो गए थे वो भी ये कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। हमारे लोअर दीर के अंदर कोटो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो कि 40 मेगावाट का है, ये 2019 में कंप्लीट होना था, 2023 से अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी जिन सेक्टर के अंदर इनको इन्वेस्टमेंट करनी थी, कर्जे लेने थे, उसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इनायत साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सलाउद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपके सामने खैर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी माली उमूर के हवाले से रखी कि फिगर्स फजिंग भी हुई, कर्जे को ज़्यादा कर्जे को कम दिखाया गया, किस तरह दिखाया गया, ऑफिशियल डेट बुलेटिन ने क्या लिखा था और ऑफिशियली कर्जे हासिल किए गए, और ये सारे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बैनुल अक़वामी इदारों से हासिल किए गए, और खुददार बजट भी साथ साथ नारा लगाते रहे। ये आपके सामने रखा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।